मारण क्रिया जिस व्यक्ति पर करी जाती है उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित होता है। नमस्कार, खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो खौफनाक किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो किस्सा सुमन का है, जो कि गाज़ियाबाद की रहने वाली है। और जिस समय का मैं आपको ये किस्सा बता रही हूँ उस समय सुमन की उम्र जो है मात्र 7 वर्ष की थी। जो सुमन है वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी और माँ बाप के साथ ही रहती है। इनकी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, जो कि गाज़ियाबाद में इनका बहुत बड़ा मकान है। ये जो है सुमन के मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची और चाचा चाची की एक छोटी बेटी है जो कि अभी मात्र 4 साल की है, 4 साढ़े 4 साल की है। अब आप इतना मान सकते हैं कि सिर्फ इसने ना चलना शुरू किया है बच्ची ने अभी। तो इतना ये जो परिवार है सारा इकट्ठा रहता है एक ही छत के नीचे। एक बार ना इन सब का प्लान बनता है कि एक बार शिमला घूम के आते हैं। तो ये सभी लोग जो है इकट्ठे शिमला जाते हैं। अब सभी लोग जाते हैं, सिर्फ दादा दादी जो है वो नहीं जाते हैं, क्योंकि दादी को जो है वो चलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए वो नहीं जाती। तो दादाजी भी उनके साथ ही जो है घर रुक जाते हैं। अब जो सुमन है, सुमन के मम्मी पापा, इसके चाचा चाची और उनकी बेटी जिसका नाम है रिद्धि, वो भी साथ में जाते हैं। ये वहाँ पे बहुत घूमते हैं फिरते हैं। अब एक बार ये क्या कर रहे थे ना, अभी शिमला में ही है, और शिमला में ही एक पहाड़ पे जो है ये चढ़ रहे थे। मतलब ये पैदल पैदल जो है घूम रहे थे वहाँ पे, और जो है नज़ारा वहाँ का जो एंजॉय कर रहे थे। अब क्या हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ना कई बार लैंडस्लाइड जो है वो होती रहती है, तो वैसा ही कुछ था। आगे एकदम से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एकदम से भगदड़ वहाँ पे मच जाती है। अब ये लोग कैसे चल रहे थे, आगे दोनों बच्चियाँ चल रही थी और उनके थोड़े पीछे जो है ये जो चाचा है सुमन के, और जो सुमन के पापा है वो चल रहे थे, और उनके पीछे उनकी बीवियाँ चल रही थी। ऐसे ये लोग चल रहे थे, लेकिन सामने से जो है वो एकदम से भगदड़ मच जाती है, क्योंकि आगे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो एकदम से भगदड़ मच जाती है। जो सुमन है ना, उसका एकदम से धक्का लगता है, और क्योंकि धक्का मुक्की हो रही थी औरों में भी लोग इधर उधर जा रहे थे, तो सुमन का धक्का लगता है। जो रिद्धि है वो वहाँ से गिर जाती है। काफ़ी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भगदड़ वहाँ पे मची हुई थी कि वो मिलती नहीं है। उस टाइम पे लापता हो जाती है। काफ़ी ढूंढा, नहीं मिली। तो वो जो लोग हैं उनको सब, क्योंकि भगदड़ मची हुई थी, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है, हालात जब नॉर्मल होते हैं शाम तक, क्योंकि ये सब कुछ सुबह का वाक़या था, अभी शाम तक जो है वहाँ पे सब सिचुएशन जो थी अंडर कंट्रोल थी, भगदड़ भी अभी नहीं थी। और जो पुलिस की टीम थी ना वो भी सब वहाँ पे पहुँच चुकी थी सहायता के लिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो है लगातार पुलिस का भी आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो जब पुलिस वगैरह की टीम भी आई थी, जो लोग अभी सिर्फ ऐसा नहीं था कि रिद्धि सिर्फ एक लापता हुई थी, गिर गई थी, ऐसे 2-3 लोग के साथ और हुआ था। तो उनको ढूंढने के लिए वो सर्च ऑपरेशन जो है शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ढूंढा जाता है, लेकिन ढूंढने के बाद जो है एक बहुत ही बुरी खबर आती है कि जो रिद्धि थी ना उसकी मौत हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा ऊंचाई से वो गिरी थी, तो उसको वहाँ से उनकी डेड बॉडी मिलती है। वो खैर उनको लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अभी इनके जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आए थे यहाँ पे घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए, और उस बच्ची की इस तरह से मौत हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाती है। उस बच्ची को लेके जाया जाता है, मतलब डेड बॉडी को भी लेके जाते हैं वापस अपने गांव आते हैं गाज़ियाबाद। उसकी जो भी क्रिया वगैरह होती है ना वो सारी कराते हैं। अब जो चाची है ना, उनके मन में ये बात घर कर जाती है कि सुमन की वजह से उनकी बेटी जो है रिद्धि, उसकी जान चली गई। उसने 1-2 बार ये बात उठाई भी, लेकिन इस चीज़ में कोई ज़्यादा सच था नहीं। तो दादा दादी ने भी काफ़ी समझाया कि घर की बच्ची ऐसे जानबूझ के थोड़ी ना किया, क्योंकि वो भी जो है बच्ची ही है, 7 साल की ही है, वो ऐसा सब कुछ थोड़ी ना करेगी। और वहाँ पे एक तो एकदम से भगदड़ मची थी, तो इसलिए वो सारी चीज़ें हो गई। वो बच्ची जो है गिर गई, और ये अकेली नहीं है जो कि गिरी है, काफ़ी सारे और भी लोग थे जो ऐसे कि लापता हो गए थे, गिर गए थे, या तो शायद उनके भी शायद मौत हो गई हो। तो उनको काफ़ी समझाया जाता है। उस टाइम पे तो ऐसा दिखता है, ऐसा वो बिहेव करती है कि हाँ वो समझ गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, और नॉर्मली अपना जो है रहना शुरू कर देती है। अब कुछ दिन इस बात को बीत चुके थे। सुमन जो है एक दिन अपने रात को अपने कमरे में सो रही थी, जैसे कि नॉर्मल वो अलग ही कमरे में सोती थी। बहुत बड़ा घर है इनका, सबका अलग अलग अपना कमरा है। वो अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक से ना उसको ऐसे लगता है जैसे उसके गर्दन को किसी ने पकड़ा हुआ है।
बहुत ज़ोर से जैसे उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ है, एकदम से वो आँखें खोलती है, दिखती है वहाँ पे रिद्धि थी। बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी, बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। और उसने ना एकदम से जकड़ा हुआ था उसकी गर्दन को बहुत तेज़ से। वो एकदम से चिल्लाती है तो उसके मम्मी-पापा जो है एकदम भाग के आते हैं, देखते हैं क्या हो गया। तो वो चिल्लाती है कि मम्मा यहाँ पे रिद्धि थी, उसने मेरी ऐसे गर्दन पकड़ी हुई थी, बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये यहीं कहीं छुपी हुई होगी, आप देखो यहाँ पे, यहीं पे कहीं पे होगी। तो वो एकदम से ऐसे करते हैं, वो उन्हें लगता है कि शायद इसको ना याद आ रही है, उसकी बहन थी, बहुत अच्छे इनके बीच में जो है बॉन्डिंग थी, इसीलिए शायद उसको ऐसा लग रहा है। वो उसको अपने साथ जो है अपने कमरे में ले जाते हैं, थोड़ा शांत कराते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, अब सो जाती हैं। अब अगले दिन की फिर बात होती है। अगले दिन फिर 2:30-3 बजे का रात का टाइम था, दोबारा से वो ऐसे चिल्लाना शुरू कर देती है। अब उसके मम्मी पापा भाग के आते उसके कमरे में, तो कहती क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? तो कहती यहाँ पे रिद्धि लटकी हुई थी, अभी इस कमरे में यहाँ पे कोने में लटकी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि शायद ना वो जो सारा हादसा था इसके सामने ही हुआ था, वो गिर गई थी ना ऊपर से, वो सारी चीज़ें इसके दिमाग में घर कर गई है, इसीलिए ऐसा कर रही है। तो वो उसको अपने साथ जो है अगले दिन सुलाना शुरू कर देते हैं, वहीं पे सोती है वो। अगले दिन जब सो रही थी ना उन लोगों के साथ में, अपने माँ पापा के साथ सो रही थी, रात को 2:30-3 बजे का टाइम था, और वो एकदम से उठती है सुमन, और जो है चलना शुरू कर देती है। अब उसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपने सेंसेस में ही नहीं है। चलना शुरू कर देती है और सीधा जो है छत की तरफ चली जाती है। जैसे ही छत का गेट खुलता उसकी आवाज़ आती है, इसकी मम्मी है जो सुमन की, वो कमरे में सोई हुई थी, उसकी नींद खुलती है, एकदम से देखती है सुमन यहाँ है नहीं, भाग के खड़ी होती है, उसके पापा को उठाती है, देखते इधर उधर, छत का गेट जो था खुला हुआ था, वो एकदम से ऊपर जाती है। जो ये लड़की थी सुमन, ग्रिल पे चल रही थी वो बहुत ज़्यादा, और ये आवाज़ लगा रही थी तो कोई रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। एकदम से भाग के जाते हैं सुमन के पापा और उसको एकदम से खींच लेते हैं, उसका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, तो एकदम से वो बेहोश हो जाती हैं। अब उनको लग रहा है कि शायद इसको ना बहुत ज़्यादा जो है सदमा लगा, इसीलिए वो शायद वो नींद में चलना भी शुरू कर चुकी है लड़की। तो वो लोग जो है डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जो है दवाई देता है, कि कहता है कि सारी चीज़ें इसकी आंखों के सामने हुई है ना, तो शायद उसी चीज़ का असर है कि ये इस तरह से हरकतें कर रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दवाई देख के वो चला जाता है कि इसको टाइम टू टाइम दवाई दीजिए तो थोड़े टाइम में शायद ठीक हो जाएगी। तो वो दवाइयाँ भी दे रही हैं, बट उसके बाद भी उसका जो डेली है रात को चिल्लम चिल्ली कर रही है। और अब वो चीज़ें ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले वो सिर्फ रात में ही ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी ना, अब वो दिन में भी ऐसी चीज़ें कर रही थी, दिन में भी चिल्लम चिल्ली कर रही थी कि मुझे रिद्धि यहाँ पे दिख रही है, मुझे रिद्धि वहाँ पे दिख रही है। उसकी जो हालत थी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसकी जो दादी है ना, उसको ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि इसके साथ कहीं कोई और दिक्कत ना हो। ऐसा सोच के वो जो उनके पास वाला मंदिर था, उनके घर के पास में एक मंदिर था, वहाँ के जो भगत जी थे ना, वो थोड़ा सा इस चीज़ की नॉलेज रखते थे, किया कराया जो है वो सारी चीज़ें ठीक करने की, काफ़ी मतलब उनका आसपास चर्चा था, लोग आते थे दूर दूर से उनके पास इलाज कराने के लिए। तो वो उनसे बात करते हैं, उनको बुलाते हैं घर पे। जब उनको बुलाया जाता है, बच्चे को वो देखते हैं, कुछ जो है पूजा करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस बच्चे के ऊपर जो है मारण क्रिया करी है किसी ने, और मारण क्रिया जिसके ऊपर करी जाती है उसकी मौत जो है निश्चित होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो काल है ना वो निश्चित हो जाता है और उसके काल को काट नहीं सकते, तो ये जो है इसकी मौत निश्चित है। अब ये सारी चीज़ें सुन के ना ये लोग काफ़ी डर जाते हैं, कहते हैं कि पंडित जी कोई तो उपाय होगा, कुछ तो आप बताइए। तो पंडित जी कहते हैं कि मेरे बस से तो ये बाहर है, लेकिन मैं अपने गुरुजी की बुला सकता हूँ। गुरुजी जो है अभी तो यहाँ पे नहीं है, पर मैं कल तक उनको बुला सकता हूँ, अगर कुछ होगा तो वही जो है बता सकते हैं इस चीज़ का, मेरे बस का ये सब कुछ नहीं है, मैं उनको बुला सकता हूँ। तो वो अगले दिन जो है, अगले दिन उनको बुलाया जाता है। जब उनके गुरुजी आते हैं तो वो उस बच्चे की हालत देखते, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अगर आप इस बच्चे को बचाना चाहते हैं ना, तो इसका जो काल है वो महाकाल ही सिर्फ काट सकते हैं, इसीलिए इसको उज्जैन ले जाइए, वहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है, वहाँ जाके वहाँ के पुजारी जी से आप बात कीजिए। पहले इसके काल का काट करना पड़ेगा, इस क्रिया का काट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसका कवच जो है बनाएंगे हम लोग कि दोबारा इसके ऊपर ऐसा कुछ ना हो। तो इसीलिए उसी दिन जो है उज्जैन के लिए निकलते हैं, उज्जैन पहुंचते हैं। उज्जैन पहुंचने के बाद वहाँ जो पुजारी जी थे उनसे सारी बात करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पंडित जी ने बोला है कि हमें यहाँ पे पूजा करवानी है ताकि इनका जो काल है वो कट सके, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने मारण क्रिया करी है।
तो जो पुजारी जी है वहाँ पे पूजा करवाते हैं। जो महाकाल पर वहाँ भस्म जो चढ़ाई जाती है ना, वो भस्म जो है इस बच्ची के लिए भी दी जाती है, लगाई जाती है, कुछ पूजा जो है वहाँ पे करी जाती है। और वहाँ पे वो सारी पूजा विधि करने के बाद इनको बताते हैं कि हाँ, यहाँ की पूजा सही ढंग से हो गई है, अब जो है इसका काल जो है कट चुका है, ये जो क्रिया है वो निष्क्रिय हो चुकी है, अब इस पे कोई खतरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करवाते हैं। पूजा वगैरह कराने के बाद ये लोग वापस अपने गाज़ियाबाद आ जाते हैं, अपने घर पे आ जाते हैं। अब जो बच्ची थी उसकी हालत भी काफ़ी सुधार हो चुका था, और जब से पूजा हुई थी ना, अब दोबारा इसको रिद्धि जो है वो दिखना भी बंद हो गई थी, दोबारा नहीं दिखी थी वो। तो वापस आ जाते हैं जो पंडित जी के गुरुजी थे ना, जिन्होंने बताया था उज्जैन जाने के लिए। अब वो उनसे मिलते हैं, कहते हैं कि किसने किया, कैसे, अभी आगे कोई और ना कर दे, उसका कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं कि कल तुम्हारे घर में एक सुबह पूजा होगी, तुम ये चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी घर के मेंबर हैं ना, सारे के सारे उस पूजा में होने चाहिए, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये किसने किया है। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा था, अगले दिन वो पूजा की सारी तैयारियां करके रखते हैं घर पे, जैसा कि उन्होंने बताया था वैसा सब कुछ वो करके रखते हैं। अब जो पंडित जी है वो कहते हैं कि घर का ही कोई है जिसने ये क्रिया जो है करवाई है किसी से, या तो खुद करी है। कहते हैं कि अपने आप से नाम बता दीजिए वरना फिर मैं बताऊँगा, पर कोई भी अपना नाम तो नहीं बताता है। अब सारे ही घर के थे, किसी को नहीं लग रहा था कि दूसरा क्यों ही करेगा, लेकिन फिर वो गंगा जल अपने हाथ में लेते हैं, कलश लिया होता है उन्होंने, गंगा जल होता है उसके ऊपर, वो हाथ में गंगा जल डाल के थोड़ा सा कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, और वो सबके ऊपर जो है बारी बारी से छिड़के जा रहे थे। जैसे ही वो गंगा जल जो है उस चाची के ऊपर छिड़का जाता है ना, एकदम से उनको खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है, उसकी तबीयत जो एकदम से बिगड़ जाती है। और पंडित जी कहते हैं कि इन्होंने जो है किया है, या तो इन्होंने किसी और से करवाया है, इन्होंने ही उस बच्चे के ऊपर जो है वो मारण क्रिया करवाई है। अब क्योंकि चाची का भेद जो था वो सबके सामने खुल चुका था, तो इसने सारी बात बताई कि इसकी वजह से मेरी बेटी मरी थी, तो ये कैसे जिंदा रह सकती है, इसीलिए मैंने जो है ये क्रिया करवाई थी। और ये क्रिया इतनी ज़्यादा तेज होती है कि ये अपना असर बहुत जल्दी करती है, और जिसके ऊपर ये करी जाती है ना, उसकी मौत निश्चित ही निश्चित होती है। ये तो सिर्फ महाकाल थे, जो कि महाकाल हैं, जो कि इस तरह की क्रिया को काट सकते हैं, वरना और कोई इस चीज़ का काट कर ही नहीं सकता है। अब क्योंकि चाची का भेद सबके सामने खुल चुका था, तो खैर वो कुछ धागा बनवाते हैं उस बेटी के लिए, सुमन के लिए वो देते हैं कि इसको हमेशा डाल के रखना, बांध के रखना, कभी उतारना मत, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर तुम इस घर में ना रहो तो काफ़ी अच्छा होगा। इस इंसिडेंट के बाद जो सुमन है उसके पापा ने ये घर छोड़ दिया था। उसके पापा ने जो है सुमन और इनकी सुमन की जो माता जी थी उनके साथ ये घर छोड़ दिया था। उन्होंने अपना अलग घर ले लिया था, काफ़ी दूर इनसे लिया था, और वहाँ पे जो है ये अपने परिवार के साथ रहते थे, क्योंकि ऐसे परिवार में फिर रहने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता जहाँ पे लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये था आज का खौफनाक किस्सा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल आईडी पर लिखकर भेज दीजिए। ईमेल आईडी हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो हमें आपके किस्से का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर भेजिएगा। ये किस्सा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।